मेरे साथ के राय साहब बैठे हैं, जो इस मतलब जो वकील साहब हैं, जो रोज इस तरह की चीजों को देखते हैं। जमानत में मेरे हिसाब से अगर नहीं देना होता है तो उसमें कुछ बहुत कहने की बात नहीं होती। मैं ये मानता हूं कि अगर जमानत देनी हो तो हो सकता है बहुत से लीगल पॉइंट्स हैं, कुछ साइटेशन कोर्ट करने हो। मतलब जुलाई में ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं, सितंबर में आके कह रहे हैं कि हम जमानत नहीं देंगे। ये एक ऐसा केस था जिसपे बहुत से जजों ने, मैं तो ये कहूंगा कि न्याय की तरफ से जितना डिले किया जा सकता था उतना डिले किया गया, इससे ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं थी। एक ऐसा केस था जो दिल्ली पुलिस वर्सेस इस देश का लोकतंत्र या इस देश का संविधान लड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगा दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है सबको पता है। ये बिल्कुल साफ साफ है कि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में है। ये भी याद रखिए कि दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता साहब का इसलिए जानना जरूरी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जब अमित शाह के लड़के जय शाह साहब का केस होता है तो अलग से मंत्रालय से, हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से अलग से एक एक्सेप्शन लेके जाके से केस लड़ते हैं अहमदाबाद और गुजरात में। जय शाह का जब वो फंसे थे, जब उनके ऊपर केस आया था कि क्या क्या, वो डिटेल है, गूगल कर लीजिएगा, आप लोग को खुद मिल जाएगा। मैं के राय साहब शुरुआत आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि मामला थोड़ा लीगल है। लोग कहेंगे कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक अद्भुत केस है जहां पे कोई चार्जशीट, मेरी जितनी जानकारी है कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। मेरी जितनी जानकारी है अभी कोई ऐसा ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। जो कोर्ट में जो बताया जा रहा है, उस कोर्ट में ये बताया गया है कि उमर खालिद बार बार कह रहा, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे। उनको ये बताया गया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की बहुत सी चीजें आती जाती थी। उमर खालिद का पहला चीज तो कहना यह है कि मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा, मेरी तरफ से ना कुछ फॉरवर्ड हुआ है ना कुछ पोस्ट हुआ है। और यहाँ पे जितने हम 4 लोग बैठे हैं और जितना मेरा शो देख रहे हैं, ईमानदारी यह है कि हमारे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें हम ये सारे लोगों को कई कई साल जेल में होना चाहिए। मैं ये देश की आपत्तिजनक बातें नहीं, बाकी जो आपत्तिजनक बातें जो बहुत से अपने उत्साह में लोग जिस तरह के वो भेजते हैं, वो हमको और आपको पता है। शुरुआती ये है कि ये जो आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था, जो प्रेजेंट न्याय व्यवस्था है, उस पर तो मुझे लगता है एक चोट है। राय साहब पूरी चीज को जरा समेट के जरा बता दीजिए। पॉलिटिकल बात शीतल जी और डॉक्टर संदीप से बात करेंगे, लेकिन आपसे लीगली आप इसको क्या केस है? इज इट अ फिट केस जहां पे बेल नहीं देनी चाहिए थी, या एक ऐसा केस है जहां पे बेल मिल जानी चाहिए थी? क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का एक बुनियादी वसूल है, सिद्धांत है कि जब किसी के जमानत पर कोर्ट विचार करती है तो उसके दिमाग में इस बात को रखना ही पड़ेगा कि बेल इज द रूल और रिजेक्शन इज द एक्सेप्शन। और कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि आप जमानत की अर्जी को अस्वीकार करते हैं। इसमें यह हो सकता है कि वो अपराधी इतने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है कि वो छूटने के बाद फरार हो सकता है, वो गवाहों को धमका सकता है, वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और वो पुलिस पर भी हमलावर हो सकता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको बेल रिजेक्ट करना है। अन्यथा बेल देना जो हो, बेल पाना उसका फंडामेंटल राइट है, उसका स्टैट्यूटरी राइट है। बेल को आप डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में इस देश की न्याय व्यवस्था के बारे में इससे अच्छी टिप्पणी कुछ नहीं होगी कि इनकी बेल लगी थी बेला त्रिवेदी के यहाँ, और कपिल सिब्बल खड़े हुए बहस करने के लिए। और कपिल सिब्बल ने माननीय से अनुरोध किया कि हम ये एप्लीकेशन वापस लेते हैं, हम फिर ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा इस बेल का प्रयास करेंगे। और हर आदमी शॉक्ड था कि इतने लंबे समय से वो जेल में है और सिब्बल साहब ने बहस क्यों नहीं किया और वापस क्यों के लिए। एक शॉकिंग न्यूज था मीडिया के लिए। सिब्बल साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की यह हालत है इस समय और बाकी कोर्टों की कि हम पहले से बता सकते हैं कि ये जज हमको रिलीफ देगा कि नहीं, यहाँ बेल मिलेगी कि नहीं, यहाँ पर राहत होगी कि नहीं, हम यहाँ हमारा केस सुना जाएगा कि नहीं। बेला त्रिवेदी का पूरा इतिहास, दिल्ली हाई कोर्ट के
अभी एक जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बावजूद, सारी योग्यता के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, अकील कुरैशी साहब भी नहीं आए। अगर उनके प्रयास को देखा जाए, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली राइट के पर जो लोग हेट स्पीच दिए थे, 4 लोग थे, भाजपा के 4 दिल्ली के शीर्ष नेता थे, जो जिसमें एक तो पुलिस अफसर के सामने कैमरे के बीच में गाली दे रहा था, ललकार रहा था, बदले की बात कर रहा था। और वो जज साहब का कहना है कि 24 घंटे के अंदर आप इनके खिलाफ एफआईआर करें। तुषार मेहता साहब को, उनको उनकी गालियां उन्होंने कोर्ट में सुनवाई और कहा कि दीज आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इग्नाइटिंग द राइट इन दिल्ली। एक चीफ जस्टिस लेवल का आदमी कह रहा है कि ये 4 भाजपा के नेता दिल्ली दंगों के मुख्य आर्किटेक्ट हैं, इनके खिलाफ 24 घंटे में एफआईआर कराइए। और वो एफआईआर तो छोड़िए, वो माननीय न्यायमूर्ति को दिल्ली से हटा दिया गया और उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया। छात्र नेताओं को अब इस बेसिस पे आईटी एक्ट भी नहीं इस बात की इजाजत देता है कि हमारे पर अगर कोई खबरें आ रही, मैसेज आ रहे हैं, ऐसे एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस आधार पे हम किसी भी तरह के कानून का हमारा उल्लंघन होता है। अभी आप देख लीजिए, ये जो मोहम्मदाबाद के राजा के परिवार के जो प्रोफेसर थे, मोहम्मद अली मोहम्मदाबाद, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया और कहा कि ये जो इन्होंने व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखा, इसके आधार पर आप इनके अपराध की विवेचना नहीं कर सकते, नहीं ये साबित कर सकते हैं कि ये देश के खिलाफ कोई सेडिशन कर रहे हैं या सॉवरेनिटी को या राष्ट्रीय एकता को किसी तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते या 10 दिन के अंदर की बात है। सबसे दुखद बात है, ये पूरे प्रकरण में सारे के सारे मुसलमान लड़के हैं, सारे के सारे वो लड़के हैं जो एएमयू और जेएनयू और जामिया के छात्र आंदोलन में आगे आगे चल रहे थे। सारे के सारे वो लड़के हैं जिसमें ज्यादातर वामपंथी प्रगतिशील विचारों के लड़के हैं और जो नागरिकता आंदोलन में मदद कर रहे थे, सीमापुरी हो चाहे जहांगीरपुरी हो, दिल्ली के शाहीन बाग हो, कहीं भी जो पार्कों में लोग इकट्ठा थे उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। जिस गुप्त मीटिंग की एक बातें करें, उस गुप्त मीटिंग में भी अगर एविडेंस क्रिमिनल लॉ के हिसाब से दिया जाए तो एविडेंस भी इनके खिलाफ नहीं है। 2,500-3 हजार पेज का इनका जो है पुलिस का केस डायरी है। कोर्ट के सामने कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कोर्ट कि इनसे पूछिए तुषार मेहता से कि कोई एक पन्ना खोलें और उसमें से एक पैरा पढ़ें जिससे साबित हो कि उमर खालिद का इन्वॉल्वमेंट इस दंगे से है। आज तक वो न पन्ना खुला न वो पन्ना पढ़ा गया। आप समझ लीजिए कि ये 13 सितंबर का एफआईआर है और आने वाले कुछ ही दिनों बाद वो 5 साल हो जाएगा। 5 साल से वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एक पन्ना नहीं पढ़ा गया, एक सबूत नहीं पेश किया गया, एक एविडेंस नहीं दिया गया, चार्जशीट नहीं है, ट्रायल नहीं शुरू है, ये दुनिया के केवल बनाना रिपब्लिक्स में, हो सकता हो पाकिस्तान, बांग्लादेश में, बेलारूस में, इन देशों में इस तरह के न्यायालय हो, युगांडा में इस तरह के न्यायालय हो, लेकिन भारत का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए अस्तित्व में आया है, जहां आर्टिकल 21 को सबसे कीमती अनुच्छेद माना जाता है, वो जो सम्मान सहित जीवन जीने का अधिकार प्रदत्त करता है, जो उस देश में इन नौजवान लड़कों को 5-5 साल से बिना सबूत के आप जेल में रखे हुए हैं, न इनका ट्रायल शुरू कर रहे हैं, न इनको चार्जशीट दे रहे हैं, न इनके खिलाफ कुछ लिखा पढ़ा जा रहा, सिवाय इसके कि बयानबाजी और भाषणबाजी और लफाजी के जरिए और कोर्ट के अपने एटीट्यूड के जरिए। अब अगर मैं कहूं कि कोर्ट का कम्युनल बायस है, अगर मैं कहूं कि कोर्ट जो है वो न्याय पद्धति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है उससे विचलन करके इनके बेल को रिजेक्ट कर रही है, नहीं सुनवाई कर रही है, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। बाकी जो इसका पॉलिटिकल रिपर आप देख लीजिए ना, क्या हो क्या रहा है। 2006 या 8 का बॉम्बे ब्लास्ट केस था, सैकड़ों लोग मारे गए थे
और तब से जो लोग जेलों में बंद थे वहां पर, अभी सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। 19 या कितने लोग जो है बाइज्जत बरी हुए अभी बॉम्बे रेल ब्लास्ट केस में। अभी आप देख लीजिए, एक बहादुर पत्रकार जो हाथरस आया था रिपोर्टिंग करने, सिद्दीक कप्पन, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं और उसको किस तरह से जेल में रखा गया और कितने संघर्षों के बाद सारे पत्र आप लोग सब लोग उसके समर्थन में खड़े थे। और केरल का पत्रकार यूनियन, दिल्ली का पत्रकार यूनियन उसके मुकदमे लड़ा था, उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन यही नहीं है, ये दोनों हाथ से चलते हैं। अभी सहला रशीद का जिक्र हो रहा था अभी आपके यहाँ। सहला रशीद कौन थी? वो भी एक प्रगतिशील वामपंथी रेडिकल छात्र यूनियन की सदस्य थी, ऑफिस बियरर थी मेरे ख्याल से जेएनयू की। और कश्मीर जाके जैसे ही उसने पाला बदला और जैसे उन्होंने मोदी जी के राष्ट्रवाद की और अखंडता और एकता के रक्षक के रूप में उनकी छवि हुई, सहला रशीद न सिर्फ बरी हो गई सारी चीजों से, इन्हीं सारी चीजों में, इन्हीं सारे मसलों में, जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर एयू तक के सारे आंदोलनों की वो भी नेता थी इन लोगों के साथ। और सहला रशीद आज किसी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में सम्मान के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना दी। तो हम कैसे कहें कि अदालत इनके साथ न्याय कर रही है? अदालत जो है वो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, बल्कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की मर्जी के हिसाब से चल रही है। अगर अदालत की यही प्रक्रिया रही कि कोई भाजपा का प्रवक्ता यहाँ हाईकोर्ट का जज नियुक्त होगा और कोई हमारे जमीन घोटाले के आरोपी सुप्रीम कोर्ट में न्याय देंगे बैठकर, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने लिखित शिकायत की हो, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन हम देखने को मिल रहा है। अगर ये सत्ता नहीं इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहा, तो जितने डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जितने मास मूवमेंट के फोर्सेज हैं और जितने बदलाव की ताकतें हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमेशा खतरे में रहेगी।